Hello everyone, my name is Adiba and we will continue biotechnology and its application. We have solved multiple choice questions and very short answer type questions, and we were doing short answer type questions previously in the previous uh, session. We have done till question 10th and we'll start with question 11. So, what question 11 says is कि how is a mature functional insulin hormone different from its prohormone form? So, insulin hormone is released from beta cells of pancreas, and this hormone is released in prohormone form. जैसे प्रो एंजाइम्स होते हैं जिनको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए, वैसे ही प्रो एंजाइम होता है जिसमें कि कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट होगी जो उसको इनएक्टिव कर रही होगी. सो इन इंसुलिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सी पेप्टाइड चेन लाइक दिस, जो कि इंसुलिन को इनएक्टिव कर देती है. ए, बी एंड सी. इन ऑर्डर टू activate the insulin, activation of insulin requires excision of C peptide. We have to excise the C peptide from the proform in order to activate insulin molecule. And how do we do that? Inside our body, in liver, excision of C peptide is done. लिवर के अंदर जब ये हार्मोन एंटर करता है, सो एक्सेशन इज डन ऑफ द सी पेप्टाइड, जिसके बाद ओनली ए एंड बी पेप्टाइड आर लेफ्ट, जो कि डबल बॉन्ड ऑफ सल्फर से कंबाइन करके प्रोफॉर्म प्रोफॉर्म बना लेता है. सो दिस इज अ प्रो active insulin which has A and B peptide, and between the A and B peptide there is presence of double bond of sulfide. There is also one thing in artificial manner. Eli Lilly has created these two peptides separately. जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन बनाना स्टार्ट करा गया, तो द प्रॉब्लम वाज कि जो पूरा इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनकर आता था, उसका its activation required the excision of the C peptide. So this excision inside a body used to take place in liver. But what happens अगर हम उसे इंडस्ट्रियल बेसिस पे बनाएंगे, एक्सेशन वुड बी कि एक बड़ा काम है, हम लोगों को हर मॉलिक्यूल से सी पेप्टाइड को हटाना है, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं होगा. तो व्हाट एली लिली डिड, उन्होंने ए और बी पेप्टाइड का ही जीन उठाकर वेक्टर्स में क्लोन करा, और फिर उसके बाद जब ए और बी पेप्टाइड को सेपरेटली बनाया, एंड व्हेन दे मिक्स्ड बोथ द पेप्टाइड्स टुगेदर, उनमें सल्फर बॉन्ड बना और वो लोग जो एक्टिव इंसुलिन होता है उसको प्रिपेयर करा. सो by this method, Eli Lilly prepared active insulin by removing or by not even creating the C peptide in artificial form. So, how is a mature functional insulin hormone different from its prohormone? We have seen that the C peptide is absent in the normal functioning insulin hormone. Question 12. Gene therapy is an attempt to correct a genetic defect by providing a normal gene into the individual. By this, the normal function can be restored. An alternate method would be to provide the gene product, protein or enzyme known as enzyme replacement therapy, which would restore the function.
Which, in your opinion, is a better option? Give reason for your answer. They have said that gene therapy, जीन थेरेपी हम लोग ने पढ़ा था दैट इट इज द कि जीन का ही जो जीन डिफेक्टिव है उसी जीन को रिप्लेस कर दिया जाए. इफ वी रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन अ पर्सन, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ दैट जीन वो खत्म हो जाएगी, और नॉर्मल फंक्शनिंग का जीन जब हम उस बॉडी में डाल देंगे तो जो जैसे सभी लोगों में वो जीन काम करता था वैसे ही उस इंसान में भी काम करेगा और डिजीज खत्म हो जाएगा. बट दे हैव ऑल्सो आस्क्ड दैट hormone replacement therapy hormone replacement therapy hormone replacement therapy क्या होता है? इट इज द कि हम किसी इंसान में जो हार्मोन डिफेक्टिव है या जो हार्मोन नहीं बन रहा है या जो हार्मोन कम बन रहा है उसको बाहर से प्रोवाइड कर दें. जैसे कि इंसुलिन, अगर किसी इंसान में इंसुलिन नहीं बन रहा है और हम उन लोगों को इंसुलिन का थेरेपी देते हैं, तो दैट इज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. बट द ड्रॉबैक विद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज कि हमें बार बार एडमिनिस्टर करना पड़ेगा इंसुलिन, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग तो होता नहीं है. इट हैज सम और द अदर लाइफ की शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, वेरी लॉन्ग एक्टिंग है. देर आर सम प्रिपरेशंस विच आर प्रेजेंट फॉर इंसुलिन आउटसाइड. सो कुछ लोग कुछ इंसुलिन का जो लाइफ टाइम होता है दैट इज ओनली 24 आवर्स, कुछ का ओनली 6 आवर्स, कुछ का ओनली 1 आवर. एंड वाई इज दैट? क्योंकि इंसुलिन इज एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट. इट गोज इन साइड अ बॉडी और फिर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगी. And the similar way other hormones also function. But gene therapy is actually, we are treating the person at the genetic level. We are treating जो जड़ है बीमारी की उसको, अगर हम उस जड़ को ही हटा दें so the person is cured, और उसे बार बार रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार हार्मोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So in hormone replacement therapy, we are providing hormone from outside into the body in order to replace the deficit which is created due to defective gene. But in gene therapy, we are treating the person at the genetic level by replacing gene in the embryonic form, and this does not require repeated this does not require repetition of the administration. बार बार हमको एंजाइम को एडमिनिस्टर नहीं करना है. अगर एक बार जीन किसी इंसान के अंदर हम लोग ने डाल दिया है सो इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर द लाइफ टाइम. इट इज अ परमानेंट क्योर, प्लस इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. एंड व्हाई इज इट कॉस्ट इफेक्टिव? क्योंकि बार बार हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेना वुड कॉस्ट द पर्सन समथिंग, क्योंकि ऑल दीज एंजाइम्स आर वेरी एक्सपेंसिव. उनको बार बार खरीदना फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज उसमें पैसे लगेंगे. बट इन जीन थेरेपी देर इज वन, एक बार सर्जरी होगी एंड जीन का रिप्लेसमेंट होगा एंड इट इज अ परमानेंट क्योर एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव. बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. लाइक इन अ केस of SCID, severe combined immunodeficiency, if a person is administered with ADA enzyme, अगर किसी इंसान को ADA enzyme administer कर दो तो it will require repeated administrations and it is costly, not patient friendly, and not a permanent cure. Okay, ADA enzyme अगर
SCID के पेशेंट में एडमिनिस्टर करें ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट इज अ जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हम उसको दे रहे हैं, बट इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग therapy for the person. But but on the other hand, if we change the defective gene at the embryonic stage, the disease progression will be absent. Disease आगे ही नहीं बढ़ेगा, and it is cost effective as well as the permanent cure for the disease. Okay, it is the permanent cure. Question 13. Transgenic animals are the animals in which a foreign gene is expressed. Such animals can be used to study the fundamental biological processes, such phenomena, as well as for the producing products useful for mankind. Give one example for each. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनमें हम लोग ने कोई एक एक्स्ट्रा जीन डालकर रखा है फॉर द एक्सप्रेशन. सो व्हाट आर द what are the फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज कर सकते हैं, और ये भी बताना है कि उन ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या प्रोसेसेस या क्या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों को मिल रहे हैं. सो हम लोग ने बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को द बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच वर एडमिनिस्टर्ड इन माइस, कुछ ऐसे जीन जो ह्यूमंस में प्रेजेंट हैं वो हम लोग ने माइस के अंदर डाले, और फिर हम लोग उन माइस से सीखेंगे, उन माइस के ऊपर स्टडी करी जाएगी कि वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से जो प्रोडक्ट आएगा उनकी बॉडी के अंदर, हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट विद दैट. Like the basic biological process which were administered in mice, the transgenic mice can be utilized to learn more about human insulin like growth factors. जो ट्रांसजेनिक माइस थे उनमें हम लोग ने जब पुट करा तो बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ने के लिए, तो हमने उनमें इंसुलिन का स्टडी करा. जो इंसुलिन आजकल मार्केट में सर्वे करती है वही इंसुलिन सबसे पहले माइस में टेस्ट करी गई. तो दे सर्व एज अ टेस्टिंग मॉडल, दे सर्व एज अ टेस्टिंग मॉडल. Second, as research, we also study some diseases and their progression and their cure. कैसे डिजीज हो रहा है किसी इंसान को, किसी माइस को, उसका बॉडी में प्रोग्रेशन क्या है, वो किस तरीके से बढ़ता है, वो किस तरीके से बॉडी को डिटेरियोरेट करता है, व्हाट आर द एक्चुअल टारगेट्स ऑफ दैट डिजीज. इन सब को स्टडी करने के लिए वी कैन नॉट यूज ह्यूमन मॉडल्स. ह्यूमंस आर नॉट द मॉडल्स फॉर स्टडीइंग ऑफ डिजीजेस. उनमें केवल सर्वे करा जा सकता है कि किस तरीके से पूरी एक पॉपुलेशन में डिजीज बढ़ रहा है, बट इन ऑर्डर टू एक्चुअली स्टडी उसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस का यूज करेंगे. इन ट्रांसजेनिक माइस में डिजीज डिजीज कॉजिंग जीन्स are administered. Disease causing genes are being administered in transgenic mice, और फिर उसके बाद and the disease progression and its cures are
स्टडी उस डिजीज का प्रोग्रेशन कैसा है और उसके क्योर क्या हो सकते हैं. वी विल एडमिनिस्टर सम और द अदर ड्रग इन द माइस इन ऑर्डर टू स्टडी कि किस तरीके से वो डिजीज माइस रिएक्ट कर रहा है उस ड्रग को. So, for basic, first we will use for basic biological processes, and second we can use for research purposes, and third we can use for biological products. We can use transgenic mice for biological products like Rosie. It is a cow जिसमें it could produce protein fortified milk with 2.4 grams of lactalbumin per liter. So Rosie was a cow which was a transgenic cow जो प्रोड्यूस कर रही थी प्रोटीन फोर्टिफाइड, मतलब कि मिल्क में प्रोटीन का फोर्टिफिकेशन हुआ था बाय बाय इंसर्शन ऑफ बीटा लैक्टल्बुमिन जीन इनसाइड इट, जिसकी वजह से जो मिल्क बन रहा था दैट हैड 2.4 ग्राम ऑफ लैक्टल्बुमिन पर लीटर, एंड इट वाज अ stable milk which was given to growing kids for their better growth. जो फॉर्मुलेशन था वो स्टेबल था, मोर स्टेबल देन द नेचुरल काउ मिल्क, और ये क्योंकि ये प्रोटीन फोर्टिफाइड है इसमें लैक्टोज भी है, सो इट वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द किड्स ऑफ द ग्रोइंग एजेस. Question 14. When a foreign DNA is introduced into an organism, how is it maintained in the host and how is it transferred to the progeny of the organism? जब हम लोग एक फॉरेन डीएनए किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो कैसे मेंटेन रहेगा उस सेल के अंदर, और फिर वो आगे प्रोजेनी में कैसे जाएगा. इफ वी सी कि हमारे पास ये एक डिजायर्ड डीएनए है, दिस इज द डिजायर्ड डीएनए, लेट्स से इट कोड्स फॉर इंसुलिन ए. ओके, ये इंसुलिन का जो पेप्टाइड है उसका ए पेप्टाइड को ये कोड करता है. वी वांट कि इसके मल्टीपल कॉपीज बने और ये ट्रांसफर हो जाए दूसरे सेल्स में, दूसरे सेल्स में भी ट्रांसफर हो और इसके मल्टीपल कॉपीज बने, ताकि जब प्रोसेसिंग हो तो हमें ए जो पेप्टाइड है वो मिले. एंड हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? वी विल यूज अ प्लाज्मिड. ठीक, एक प्लाज्मिड यूज करेंगे और इस प्लाज्मिड को लाइगेट कर देंगे इंसुलिन ए से. इस जीन ए और ये प्लाज्मिड है, एंड प्लाज्मिड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है. अगर प्लाज्मिड में ओराए है तो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेगा. बाय मेकिंग द बैक्टीरियल सेल competent बाय बाइवेलेंट कैटायन, बाइवेलेंट कैटायन को यूज करके हम लोग सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे ताकि उसमें पोज आ जाए और फिर ये सेल के अंदर चला जाए. व्हेन इट हैपेंस वी नो कि इसमें ओराई प्रेजेंट है. Because of this ori, when the bacterial cell multiplies, तो बैक्टीरियल सेल के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर प्लाज्मिड आल्सो स्टार्ट्स, और बहुत ढेर सारी कॉपीज बन जाएंगी लाइक दिस, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्लाज्मिड. ठीक, अब जब ये मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तो कुछ कॉपीज तो न्यू बैक्टीरिया को ट्रांसफर हो जाएंगी
न्यू बैक्टीरियल सेल, क्योंकि ये उसका जीन का एक पार्ट है। तो व्हेन द बैक्टीरियल सेल विल डिवाइड, हाफ इसमें रह जाएंगी और हाफ इसमें रह जाएंगी, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉपीज इनसाइड द बैक्टीरिया भी बनेंगी और मल्टीपल कॉपीज वैसे भी बनेंगी डिवीजन होने के बाद। जब बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएगा तो उनमें भी कुछ कॉपीज प्रेजेंट होंगी जो और मल्टीप्लाई करके और ज्यादा कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देंगी। तो बाय दिस वे a foreign DNA is introduced into an organism. एक फॉरेन डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करेंगे. Ligation is done, and after the ligation, we will make the cell, bacterial cell, competent to take up that plasmid vector. और क्योंकि उस प्लाज्मिड वेक्टर में ओराय होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, और जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसका मल्टीपल कॉपीज बनने लगेगा. हाउ इज इट मेंटेन इन द होस्ट? इट इज मेंटेन क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है ये कभी भी एक्सपेल आउट नहीं होगा एंड इट विल बी मेंटेन इनसाइड द बैक्टीरिया, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का ही प्लाज्मिड है. वी हैव टेकन दैट बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा जो इस प्लाज्मिड को एक्सपेल आउट कर दे फ्रॉम द सेल. एंड बाय दिस मेथड इट इज मेंटेन्ड inside the host. And how is it transferred to the progeny of the organism? By cell division. Cell divide करेगा and it will be transferred. Question 15. Bt cotton is resistant to pests such as Lepidopteran, Dipteran, and Coleopteran. Is Bt cotton also resistant to other pests as well? Bt cotton is only resistant to few pest taxa जैसे कि Lepidopteran, Dipteran और Coleopteran. लेकिन जो और पेस्ट हैं वो उनके अगेंस्ट के उनके अगेंस्ट इसके पास कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है. बट इट हैज अ कंपेरेबल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. कभी कभी ये स्मॉल पॉक्स के लिए रेजिस्टेंट रहता है. बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट लाइक लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स एंड कोलियोप्टेरन्स. And how is this provided? By agrobacterium tumefaciens. एक जीन है बीटी जीन जो कि बेसिलस thuringiensis में प्रेजेंट है. इनसाइड द बेसिलस thuringiensis a बीटी जीन इज प्रेजेंट, जो कि एक्सप्रेस होने के बाद आफ्टर इट्स एक्सप्रेशन a toxin is formed which is a protoxin. एक प्रोटॉक्सिन फॉर्म होता है. एंड व्हेन these insects जो कि लेपिडोप्टेरेंस हैं, डिप्टेरेंस हैं या कोलियोप्टेरेंस हैं, जब ये इंसेक्ट बेसिलस thuringiensis को बेसिलस thuringiensis के अंदर जाते हैं इन ऑर्डर टू किल इट और उससे फूड एक्वायर करने के लिए, तो दिस प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ alkaline pH of the gut. लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस और कोलियोप्टेरेंस के जो गट में अल्कलीन पीएच होता है, बाय दैट ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस एक्टिव टॉक्सिन क्रिएट्स पोर्स इन द गट वॉल. और गट वॉल में पोर्स क्रिएट करने के बाद इट अलाउज वाटर टू फ्लो इनसाइड. और वाटर का फ्लो गट के अंदर हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी कि उसके गट में पानी भरने के बाद उसका सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा उस इंसेक्ट का. सो बाय दिस मेथड बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट against lepidopterans, dipterans and coleopterans because we put
BT inside the cotton BT gene is inserted by the help of agrobacterium tubercations और उसको रेजिस्टेंस कर देता है. But BT cotton is only resistance against this taxa and not any other insect or insect vector. Okay, so BT cotton is only resistant against lepidopterans, dipterans, and coleopterans, not any other insect taxa. We have completed short answer type questions. We'll begin with long answer questions. Question 1. A patient is suffering from ADA deficiency. Can he be cured and how? A patient is suffering from ADA deficiency. They are asking कि इसका क्योर कैसे करेंगे. So first of all, ADA adenosine deaminase. Adenosine deaminase is an enzyme which is produced by lymphocytes, and it is the enzyme which helps in maturation and formation of other lymphocytes and leukocytes. जो ये ADA enzyme है, that is essential for the production of leukocytes and lymphocytes and as well as the maturation. जिसकी वजह से if ADA gene is defective, if the ADA gene is defective, so no production of enzyme and no lymphocytes or leukocyte production. तो बी सेल, टी सेल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, इओसिनोफिल, बेसोफिल इन सब का प्रोडक्शन ही रुक जाएगा और जब ये रुकेगा तो पर्सन विल सफर फ्रॉम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड व्हाई सीवियर कंबाइंड? क्योंकि सीवियरली सबसे पहले सारे जो सेल्स थे इम्यूनिटी के सेल्स दे आर एब्सेंट. कंबाइंड is the combination of both type of cells that are lymphocytes and leukocytes जो कि फर्स्ट डिग्री हमारा एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड द सेकेंड वन जो हमारा इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों ही डिस्टर्ब हो गई बाय द एब्सेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स. इनेट इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई एंड बाय द एब्सेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो भी डिस्टर्ब हो गई. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज. एंड हाउ इट कैन बी क्योर्ड. क्योर क्या है इसका? So the first cure is administration. Administration of ADA enzyme inside the person. हम लोग ADA enzyme देने लगे उस इंसान को. So this is quick, but it requires repeated administration. कि बार बार उस इंसान को ADA एंजाइम देना पड़ेगा जिसकी वजह से it is not a lifelong cure of the disease. बट अगर प्रोफाइलैक्टिकली नहीं दे सकते बट अगर उसको करंट मोमेंट पर देना पड़े तो वी विल एडमिनिस्टर ADA एंजाइम ओनली. सेकेंडली वी कैन एडमिनिस्टर जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स जिनमें हम लोग ने जो ADA का जीन है वो ही डाल दिया हो, इन विच
ADA producing gene is replaced. जो डिफेक्टिव जीन लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट था उसको एक्साइज करके जो नॉर्मल एडीए का जीन था हम लोग ने वो एडमिनिस्टर कर दिया एंड बाय दिस मेथड a temporary cure can be provided. एंड व्हाई इज दिस टेम्परेरी? क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है बिकॉज lymphocytes have a lifespan of 120 days. And after 120 days, we have to administer these lymphocytes again inside the person who is suffering from SCID. जिसकी वजह से दिस इज बाय दिस मेथड हम लोग कुछ टेम्पररी क्योर इंसान को दे सकते हैं फॉर एटलीस्ट 3 months, बट आफ्टर 3 months वी हैव टू एडमिनिस्टर it again. Third method is by bone marrow transplantation. There is an actual defect in the genes which are producing the lymphocytes जो कि defective ADA gene produce कर रहे हैं. So if we replace the bone marrow or we genetically modify the bone marrow, तो जो lymphocytes बनेंगे they will be actual lymphocytes जो normally बनने चाहिए थे. And by the normal lymphocytes ADA का deficiency ही नहीं होगा. By bone marrow transplantation, we can replace the defective bone marrow and which will lead to the production of normal lymphocytes or ADA deficiency is permanently cured by bone marrow transplantation, but it is very expensive and requires सर्जरी सर्जरी करनी पड़ेगी और उस सर्जरी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे. एंड द फोर्थ मेथड इज बाय विच वी कैन क्योर द डिजीज इज एट द एम्ब्रियोनिक लेवल. एम्ब्रियोनिक लेवल पर भी इस डिजीज को क्योर करा जा सकता है और वो कैसे? व्हेन अ पर्सन हु इज अगर हमें सस्पेक्टेड है या फिर हम उस जो फीटस है उसका एमनियोसेंटेसिस करें और उसके बाद उसका जेनेटिक स्टडी करें, सो वी कैन कैच कि दिस पर्सन in the later stages of its life is going to suffer from ADA deficiency because of the defective genes which are present in the lymphocytes. So first of all we need to know कि वो इंसान उस चीज से सफर कर भी रहा है या नहीं. एंड इफ द फीटस इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज हमको पता है कि वो बर्थ लेने के बाद इट विल सफर फ्रॉम एडीए डेफिशिएंसी, तो उस जेनेटिक लेवल पर ही इन द एम्ब्रियोनिक लेवल वी कैन replace the defective gene and this will provide the permanent cure to the person. और ये परमानेंट क्योर हो जाएगा पर्सन के लिए. So there are 4 methods by which this disease can be cured. First is by the administration of the ADA enzyme. Second, we can administer genetically modified lymphocytes. Third, we can do the bone marrow transplantation. And fourth, at the embryonic level, we can replace the defective gene by which we can permanently cure the person as well. Question 2. Define transgenic animal. Explain detail in any 4 area where they can be utilized. So transgenic animals are the products of genetic engineering and they express specific genes from totally unrelated sources.
ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर फॉर्म्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिनमें हम लोग ने कोई एक ऐसा जीन डाला है जो कि उनके जीन से एबनॉर्मल है। जो जीन यूजुअली एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द जीन विच इज द एक्सटर्नल जीन जो हमने उनमें एडमिनिस्टर करा थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। Those are called transgenic animals. And uses of the transgenic animal is first, these animals may be used to research normal physiology and development, as well as the factors where gene products are required at different stages of development. So we can use these animals to research the normal physiology or development जो लोगों में होता है, और as well as we will study the factors or the gene products which are required in different stages of development. They aid scientists in understanding normal gene expression. जो नॉर्मल जो नॉर्मल जीन का एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके से हो रहा है एक ह्यूमन के अंदर, उसको पढ़ना, और उससे रिलेटेड जो जीन्स हैं या उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं जो उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं, ऑल्सो द स्टडी ऑफ दैट इज एडेड बाय द ट्रांसजेनिक एनिमल्स to aid the scientists in understanding normal gene expression at various phases of growth and development by expressing certain genes. Second, we can use for the study of diseases. We can use these transgenic animals as a model ताकि उनमें हम लोग कुछ डिजीजेस हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है और उनका स्टडी इज इम्पोर्टेंट ताकि उनके अगेंस्ट कोई दवा बनाई जा सके जो कि क्योरिंग में हेल्प करे. So study of diseases, transgenic animals can be created to serve as a model for various human diseases. They also help in understanding of various genes that are involved in disease progression. And in which type of diseases genes are involved, जैसे कि Alzheimer's disease. Alzheimer's या Parkinsonism. We have studied about these diseases, Alzheimer's, Parkinsonism, or some like cancer. In some diseases, there is some gene defect. So, in order to study the progression of the disease and the stages of the disease, as well as the cure, कि उनमें क्या क्योर दिया जा सकता है, we are using transgenic animals. Third, for vaccine safety. Vaccine safety, all the vaccines which are developed are not directly tested or not directly used on the human population. They are first tested, उनका safety देखा जाता है in laboratory, and then उसके बाद वो धीरे धीरे उनकी स्टडी करी जाती है on human population. So for vaccine safety, first the transgenic animals are used. Vaccines such as the polio vaccine can be tested using a transgenic animal in future, such as vaccination testing on monkeys can be replaced by transgenic mice. This is a line from NCRT कि future में vaccination testing will be shifted from monkeys to transgenic mice, which have demonstrated promising results. क्योंकि जो results आए थे, they were very promising, so we can rely on the testing of vaccines on mice than on the monkeys. For
Chemical safety testing. For chemical safety testing as well, we can use transgenic animals because transgenic animals are more sensitive to particular drugs. So during drug development, transgenic animals are used as a model for testing. And fifth is for biological products. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं. एग्जाम्पल इज काउ रोजी which has a gene for beta-lactalbumin which gives protein fortified milk जो कि प्रोटीन फोर्टिफाइड मिल्क देती है. So there are 5 uses of transgenic animals. First use is this. First is they can be used for the research purposes of normal physiology. Second, they can be used for study of diseases. Third is for vaccine safety. Fourth is for chemical safety. And fifth is for biological products which can be obtained from transgenic animals. Question third. You have studied a useful gene in bacteria. Make a flowchart of the steps that you would follow to transfer the gene to a plant. Okay. So they want the steps by which we can first isolate the gene and then we will insert the gene into a particular bacteria या plant, this gene into a plant ताकि उसको मॉडिफाई करा जा सके. फ्रॉम बैक्टीरिया पहले तो उस जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम बैक्टीरिया बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स जैसे कि लाइसोजाइम, प्रोटीएज, आरएनए, जिसके बाद हमको बैक्टीरिया का जीन मिल जाएगा एंड लेट से कि ये हमारा डिजायर्ड बैक्टीरियल जीन है जो हमको प्लांट में इंसर्ट करना है. फ्रॉम दिस डिजायर्ड बैक्टीरिया, फ्रॉम दिस डीएनए वी विल यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद वी विल जो इस जीन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होगा वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने के बाद हम लोगों को जो डिजायर्ड जीन था, डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट मिल जाएगा. और इस बीच बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे जैसे पीसीआर का यूज करेंगे. हम लोग को पीसीआर यूज करना पड़ेगा और इलेक्ट्रो जेलफोरेसिस यूज करना पड़ेगा ताकि ये जीन आइसोलेट कर सकें. देन आफ्टर दिस जीन आइसोलेशन वी विल फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम टीनिफिकेशंस का प्लाज्मिड होगा. वी विल टेक दैट और हम लोग जो डिजायर्ड डीएनए है उसको लाइगेट कर देंगे. Ligation by enzyme ligase. By the help of enzyme ligase, we will first check the transformed cells by various methods जैसे कि कलर कोडिंग के मेथड से चेक कर सकते हैं, क्रोमोजेनिक मेथड, बाय क्रोमोजेनिक मेथड और एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी मेथड. बाय ईदर ऑफ द टू मेथड्स हम लोग चेक करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है. इफ द ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड, isolation of transformed cells, the transformed cells will be isolated, then selected
transformed cells are inserted into the plants by making plant cells competent. By making plant cells competent, हम लोग उस आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्म्ड जीन को उस प्लांट सेल के अंदर डालेंगे एंड बाय दिस मेथड वी कैन create a transgenic plant with the desired gene which we want it to express. Question 4. Highlight 5 areas where biotechnology has influenced our lives. So, there are actually many areas in which the biotechnology has influenced. The applications of biotechnology include therapeutic and diagnostics purposes. बहुत सारी थेरेप्यूटिक और डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. Second, we can use biotechnology in the production of production of genetically modified crops for agriculture. जो genetically modified crops हैं, they are more resistant to pest. They are more resistant to the physiological things which are going outside, जैसे कि droughts है या फिर more salty condition है. कुछ ऐसी conditions जो unfavorable है. So they are also resistant to that. Thirdly, they use the mineral of the soil very efficaciously. वो लोग अच्छे से यूज करते हैं. Fourth, they do not require costly pesticides for their growth. तो in the production of genetically modified crops in agriculture, जिसके वजह से जो cost of the production of the crops है वो बहुत कम हो गया. And it also helped in green revolution for the second time. This was modified green revolution. Third, in the processed food, बहुत सारा fortified products बने, जैसे कि मिल्क था जो कि which was protein fortified, vitamin A था, सॉरी राइस था which was fortified with vitamin A जिसको हम लोग golden rice बोलते थे, and there were some other vegetables as well like spinach or potato which was fortified with one or the other thing like lysine, true lysine. We have studied that in strategies of enhancement of food production जिसमें हम लोग कोई एक ऐसा पर्टिकुलर जीन जो कि कोड कर रहा हो ईदर फॉर अ प्रोटीन और फॉर एंजाइम्स जो कि हेल्पफुल हो बॉडी की ग्रोथ के लिए. सो प्रोसेस फूड की प्रोडक्शन में भी biotechnology has played a very good role. And fourth is bioremediation. Bioremediation. For bioremediation, genetically modified plants as well as animals are also being used, and also the vaccines, the drugs which are being created are also genetically modified. Fifth, for waste treatment, for waste treatment and energy production. For waste treatment and energy production, biotechnology is also used by producing some uh, some bacteria और some other things जो कि वेस्ट के यूज को enhance करते एंड ऑल्सो लीव सम बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि मीथेन या फिर हाइड्रोजन जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन में यूज होने लगे. सो द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर वेरियस. We have listed some like therapeutic and diagnostic purposes, production of genetically modified crops for agriculture, and in the processing of food by making more energy fortified or protein fortified foods, or bioremediation by making rDNA with the help of rDNA technology we have developed vaccines or drugs, and for the waste treatment and energy production. We have done till question third of long answer type questions, and we will continue from question fourth in the next session. Thank you so much.